नमस्कार बच्चों। तो आप सब पेपर दे चुके हैं। सबसे पहली आप सबकी प्रतिक्रिया यही होगी कि आज का पेपर थोड़ा लेवल टफ था और इसीलिए आप सबके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा ये होगी कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ तो इस बात पर डिपेंड करता है कि सारा सेगमेंट, सारा सेक्शन कैसा है। इसमें से जीएस सेक्शन अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 20 प्रश्न आए हैं उसमें से लगभग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की संख्या 10 से 11। 4-5 सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से टफ है, मतलब इस लेवल के हैं कि सामान्य स्तर की पढ़ाई से वो नई बात बनेगी, और बाकी 2 ही 3 ऐसे सवाल हैं जिसको कह सकते बहुत आसान है। तो मॉडरेट लेवल ही कहना ज्यादा अच्छा होगा। और आइए हम लोग खुद देख लेते हैं कि इसमें प्रश्नों का कंपोजिशन कैसा था। ज्यादातर सवाल करंट अफेयर से पूछे गए, एक आध सवाल हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं और कुछ जियोग्राफी, इकोलॉजी से भी पूछे गए हैं, लेकिन ज्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए। तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, मॉडरेट लेवल कहना सही होगा। और 20 में से मैं मानता हूं कि आप आराम से 12 से 15 सही कर सकते थे। तो एक एक करके सवाल का उत्तर भी जानेंगे, बहुत एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेसी के साथ मैं आंसर बताऊंगा, जिससे आप असेसमेंट कर पाए कि आपका कितना सही हुआ है और आप क्या स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ही आप देखिए, पॉलिटी से पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी मौलिक अधिकार पर सवाल है। कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो बड़ा आसान सा सवाल यह है। क्यों आसान है यह मैं मानता हूं कि आप सभी का सही हुआगा, क्योंकि आप सब यह पढ़ते हैं कि संविधान में दिया गया जो आर्टिकल 15 है, 16 है और 19 है, 29 है, ये सब ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल नागरिकों के लिए, गैर नागरिकों के लिए इनमें अधिकार नहीं है। तो जो सवाल दिया गया था, अगर इसमें आप पढ़िए, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी जिसको कहते हैं बोलने की आजादी, विचारों को व्यक्त करने की आजादी, तो ये तो आर्टिकल 19 में दिया गया। अब ये अगर आर्टिकल 19 में है तो केवल नागरिकों के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए हो। फिर इसके बाद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए, एक विदेशी भी भारत राज्य क्षेत्र में अगर रह रहा है तो उसे भी जीवन जीने का अधिकार है, ऑब्वियस है। तो आर्टिकल 21 है ये, इसका मतलब ये है। फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ये भी आप पढ़ते हैं आर्टिकल 19 में ही दिया गया है। तो इसका मतलब कि जो पहला है आर्टिकल 19 में है और जो तीसरा है सी, ये भी आर्टिकल 19 में। और मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 19 केवल नागरिकों के लिए है, तो इसका मतलब गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसमें केवल भी होगा और आंसर आप लोग लगाएंगे चौथा ऑप्शन। तो अगर यहां पर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, अगर हम यहां आगे बात करते हैं तो इसमें उत्तर हमने क्या लगाया है, चौथा ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, यहां हम चौथा ऑप्शन उत्तर लगा रहे हैं, केवल बी होगा। और इसके बाद अब जरा हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आपने आंसर जान लिया कि इसमें आंसर क्या होगा, ओनली बी। और क्यों ओनली बी होगा इसका भी आंसर आपको क्लियर है। अब आते हैं जरा हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। पूछ रहा है जैव द्रव्यमान बायोमास के पारिस्थितिकीय पिरामिड में निम्नलिखित में से किस जीव का बायोमास न्यूनतम होता है। यानी इसमें बताना इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पूछा और बायोमास जिसमें लोएस्ट होता। बड़ा आसान सा ये भी सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने सही किया होगा। ऑप्शन लगाना था प्रोड्यूसर, यानी उत्पादक। तो जिन लोगों ने भी चौथा विकल्प चुना है, उत्पादक उत्तर लगाया, उनका उत्तर सही है। एक एक प्रश्न का एक्यूरेट आंसर जानते जाइए, फिर अपना असेसमेंट बाद में कर लीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको लगाना था प्रोड्यूसर, यानी उत्पादक। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर आपको दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ये चूंकि सीधे क्वेश्चन बुकलेट है बच्चों, जो आपके सामने पीडीएफ में लगा रखी है मैंने, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ने में आपको दिक्कत आए, लेकिन आपको तो उत्तर जानना है। क्वेश्चन बुकलेट तो आप सबके पास है ही है। तो सवाल यहां पर क्या पूछा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है। अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा। अब स्केलर क्वांटिटी साइंस में बेसिक चीजें तो आप सबने पढ़ी, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिसमें कोई ऐसी भौतिक राशि जिसमें मात्रा व्यक्त की जा सके, दिशा व्यक्त की जा सके, वो स्केलर है। बहुत आसान सा सवाल है ये। टेम्परेचर आप लोग जानते हैं कि हम डिग्री में मापते हैं, एक प्योर सिंगल नंबर में हम बता सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम कहें कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 5 डिग्री एक प्योर सिंगल नंबर हो गया। तो इसलिए इसका आंसर बच्चों आप लोग क्या लगाएंगे, तापक्रम यानी टेम्परेचर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर लगाना था टेम्परेचर या तापक्रम। ऐसे ही अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 64। इसको एक बार इरेज कर देता हूं, पेज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो उल्लास योजना के बारे में पूछा गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। हां, थोड़ा सा इसको मैं स्लैंटिंग आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में आ रहा है। मैं इसको पूरा पढ़ दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए प्रश्न क्या था और उत्तर यहां पर क्या लगाना है। ठीक है, तो पूछा गया है उल्लास योजना के बारे में। उल्लास योजना जिसे अभिनव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP भी कहा जाता है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था। अब NILP जो प्रोग्राम लाया गया, उल्लास योजना, वो जो लोग किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सके, निरक्षर रह गए, 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को टारगेट किया गया कि उनको भी बेसिक चीजें बताई जा सके, सिखाई जा सके। तो एक बेसिक एजुकेशन की बात इसमें शामिल है। इतना आसान ये सवाल इसलिए था क्योंकि इसमें, चूंकि आप जानते हैं योजना में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात की गई, जबकि यहां विकल्प में लिखा था इसका कार्यान्वयन केवल ऑनलाइन विधि से होगा, जबकि इसको इंप्लीमेंट करना है हाइब्रिड मोड में, यानी ऑनलाइन भी फैसिलिटी है, एप्लीकेशन बेस्ड क्लासेस इसमें मिलती है और इसके साथ साथ यहां पर ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो एक ऐसा साक्षरता कार्यक्रम जिसमें निरक्षरों को भी बेसिक एजुकेशन दी जा सके, उसको टारगेट किया गया। तो यहां एक ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ ले, लिखा है केवल ऑनलाइन विधि से इसे लागू करना था, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है। अब चलिए अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं। ठीक है, यहां चौथा विकल्प आपको उत्तर लगाना था बच्चों, ध्यान रखिएगा। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ उल्लास इज ओनली ऑनलाइन मोड, यही गलत है। ऑनलाइन मोड के साथ साथ हाइब्रिड मोड में, यानी ऑफलाइन मोड में भी इसमें शिक्षा देने की बात की गई है। तो इसका उत्तर हो गया चौथा विकल्प। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बड़ा आसान सवाल है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि बिहार में एक नदी है जो हर साल बाढ़ लाती है और उसके बाढ़ के कारण बड़ी तबाही होती है, ये विभीषिका बन जाती है वहां पर। तो उसकी जो बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है इन लोगों को, इसी कारण से इसको कहा गया है बिहार का शोक, और वो है कोसी नदी। जैसे आप पढ़ते हैं बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, क्यों? क्योंकि बाढ़ लाती है। तो ऐसी बिहार में बाढ़ हर साल कोसी नदी के कारण आती है और इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आंसर आपको लगाना था ऑप्शन 2। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जिसने 2 लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक बार फिर से मैं यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म ने बंगाली भाषा की श्रेणी में 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता। देखिए बच्चों, इसीलिए यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल ही हम लोग पेपर समाप्त होते ही पहले शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन कर रहे थे और आपको याद होगा साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार पर कल पंजाबी भाषा का सवाल आया था। आज यहां जो आपके सामने पेपर है वो बंगाली भाषा पर पूछ लिया। तो बंगाली भाषा में जो पहला ऑप्शन लिखा सुदेशना मोइत्रा, इनको दिया गया है यहां पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 सुदेशना मित्रा को मिला है। सुदेशना मोइत्रा बंगाल से है। इनकी रचनाओं को, इनके उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको उत्तर लगाना था पहला विकल्प। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन जिसने भी लगाया क्वेश्चन नंबर 66 उसका बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल दिया गया है कि यहां पर संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वर्ष
और इन संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वर्ष को जो है मैच करना, आपको बताना है कि ये कौन सा करेक्टली इसमें मैच हो रहा है। ठीक है, तो पहला लिखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी साधारणीय या पोषणीय विकास के लिए स्वयंसेवियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इसके बारे में आपको मैच करना। तो इस वर्ष 2026 को संसाधरणीय विकास या संपोषणीय विकास कहना चाहिए। विकास के लिए स्वयंसेवियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2026 को। तो ए को मिला दीजिए 3 से। अब जैसे ही आप ए को 3 से मिलाते हैं तुरंत आपको आंसर मिल जाता है, यानी आप कहेंगे कि सर इसमें चौथा विकल्प सही होगा। सॉरी, यहां डी नहीं लगाएंगे, यहां पर आप कहेंगे चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें करेक्टली मैच कर रहा है ए का 3 फिर बी का 4, यानी कि जो यहां इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसिलिएंट टूरिज्म की बात की गई है, यह है यहां पर कौन सा ईयर, 2027। और फिर जो शांति की गारंटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय संवाद वर्ष की बात की गई, यह है 2023। और अंतरराष्ट्रीय शांति और न्यास वर्ष की जो बात की गई है, यह है वर्ष 2025। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, और ये मैच कर रहा है चौथा विकल्प, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 68 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको मैच करने के लिए दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का नाम दिया गया है, और उसके बाद इसको मैच करके बताना है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त है, इनको किस वर्ष में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 में दिया गया था। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को 2023 में मिला था यह पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार। ए को मिला दीजिए 4 से, और जैसे ही ए को 4 से आप मिलाते हैं आपके सामने आंसर आ गया, ऑप्शन 3 हो गया, यानी ए का 4 और बी मारिया रेसा और दिमित्री मुरातियोव, ये हो गया यहां 2021 के लिए इनको। तो एक भी अगर आप जानते, ए ऑप्शन भी आप जानते हैं तो आंसर आ जाएगा। या फिर जैसे निहन हिमेंको को दिया गया है, तो ये 2024 में इसके प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहां उत्तर जिसने भी तीसरा विकल्प चुना है, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आपको लगाना था 3। मैं इधर लिख भी दे रहा हूं, 68 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोगों को लगाना था 3 मैच करके। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है। वर्ष 2025 में पुरुष एकल श्रेणी के लिए आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आप सबने अगर लॉन टेनिस खेल के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप सब जानते होंगे कि प्रतिवर्ष लॉन टेनिस की 4 प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होती है, जिसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है, जो जनवरी में अभी होने जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर इसके बाद विंबलडन, फिर इसके बाद यूएस ओपन। तो इसमें विंबलडन के बारे में पूछा गया है, जो कि यूके में लंदन में यह खेला जाता है। और पुरुष एकल का खिताब 2025 का जो टाइटल जीता था वो जेनिक सिनर ने जीता था। कार्लोस अल्कराज को पराजित किया था। पहला सेट सिनर हार गए, बाकी आगे के तीनों सेट वो जीत गए। बेस्ट 5 का सेट होता है, तो इसमें सिनर ने लगातार अल्कराज को बाकी 3 सेटों में हराया, पहला सेट गंवाने के बाद भी, और जीत लिया। तो पहला स्टेटमेंट सही लिखा है। फिर जेनिक सिनर पुरुष एकल की अंतिम पारी में पराजित हो गए, यह गलत लिखा है। अंतिम पारी में पराजित नहीं हुए, बल्कि जेनिक सिनर ने ही यह टाइटल जीता, अल्कराज को पराजित किया था। ये 2 खिलाड़ी इस समय विश्व में छाए हुए हैं, इटली के जेनिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कराज। फिर कार्लोस अल्कराज ने एकल खिताब जीता, यह भी गलत हो गया, तो बी सी गलत है। फिर रोजर फेडरर ने सबसे अधिक बार पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है, बिल्कुल सही है। अब तक जो सबसे ज्यादा विंबलडन टाइटल जिसके नाम है वो है स्विस प्लेयर, उनका नाम है रोजर फेडरर। तो दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं
रोजर फेडरर ने सबसे अधिक बार यह खिताब जीता है विंबलडन लॉन टेनिस को। तो ए और डी सही है, ए डी सही, यानी चौथा ऑप्शन आप लोग चुनेंगे ओनली ए एंड डी, क्योंकि बी और सी ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोगों को आंसर क्या लगाना था? चौथा ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहां पर जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 किससे रिलेट कर रहा है जरा देखिए। मिशन मौसम के बारे में कथन पर विचार कीजिए। अब मिशन मौसम किस लिए लाया गया? वेदर फोरकास्ट के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है ये, कि बहुत एक्यूरेसी के साथ बहुत करेक्ट जो है वेदर फोरकास्ट दिया जाए, यानी मौसम का पूर्वानुमान दिया जाए। तो इस समस्त भारतीय महासागरीय रिम में सामुद्रिक मार्ग और सांस्कृतिक भूक्षेत्र संबंधी परराष्ट्रीय परियोजना है। तो ए स्टेटमेंट जो इसमें लिखा हुआ है ये यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये भारतीय महासागरीय रिम में सामुद्रिक मार्ग की परियोजना नहीं है, ये मौसम के पूर्वानुमान को सटीकता प्रदान करने के लिए लाई गई परियोजना है। तो पहला गलत हो गया। और ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परियोजना है, सही है। तो केवल बी आप उत्तर लगाएंगे, यानी चौथा विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर 4 अगर आपने लगाया तो आप बिल्कुल सही है, केवल बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के शीर्षस्थ 2 कोयला उपभोक्ता, यानी कोल कंज्यूम करने वाली 2 टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा जो उपभोग यानी खपत करने वाले देश है वो कौन है? तो इस समय वर्तमान में चीन और भारत इस मामले में सबसे अग्रणी है। तो उत्तर बच्चों आपको लगाना था ऑप्शन 4, चाइना एंड इंडिया, यानी क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपको चुनना था चौथा विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न जरा देखते हैं। देखिए मुझे इरेज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं पीडीएफ का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे आपको यहां सभी के आंसर बता सकूं। आपने खुद एग्जाम दे दिया है, पेपर बुकलेट आपके पास है ही, मैं एक्यूरेसी के साथ आंसर बता दे रहा हूं, आप अपने में टिक करते जाइएगा। बहुत आसान सा प्रश्न हिस्ट्री का पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर नाम से शायरी लिखते थे इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम से जाने गए। तो बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह में शामिल होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने दोषी माना और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और राजद्रोह के आरोप में उन्हें सजा सुनाई गई, देश निकाला की। उन्हें देश से निकाल दिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून के जेल में ही उन्होंने निर्वासित जीवन बिताया, एग्जाइल पीरियड रहा उनका, और 1862 में वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, रंगून जेल। यानी क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आप लोगों को क्या लगाना था? चौथा विकल्प। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन 4 अगर आपने लगाया तो आप बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, भारत में लागू एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी के बारे में, यानी जीएसटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो बेसिकली जब कोई वस्तु या सेवा अंतरराज्यीय रूप से व्यापार में प्रयुक्त होती है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब मालों की आवाजाही होती है गुड्स एंड सर्विसेज में, तो इस पर यह लगाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर आईजीएसटी केवल राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, यह गलत है क्योंकि इसे केंद्र सरकार ही लगाती है और केंद्र सरकार ही कलेक्ट करती है। यह बात अलग है कि इसमें राज्यों को भी हिस्सा मिलता है जीएसटी में, लेकिन लगाती भी केंद्र सरकार है और इसके बाद कलेक्शन भी उसके पास जाता है। तो यहां दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल ए सही है। तो आंसर आपको क्या लगाना था? तीसरा ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा यहां ऑप्शन 3। ये कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 74 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 74 है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन 3 अगर आपने चुना तो आपको इस पर फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। थोड़ा सा छोटा कर दूं। हां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडोनेशिया G20 देशों की सूची में शामिल है। बिल्कुल भाई, इंडोनेशिया G20 का मेंबर है, तो यहां पर पहला ऑप्शन यानी ए तो करेक्ट हो गया। फिर लिखा है इंडोनेशिया में भारत की ही तरह संसदीय प्रणाली है और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हालांकि इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो थोड़ा सा भारत से अलग है, लेकिन है वहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम। वहां पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक मिक्स रूप आपको देखने को मिलेगा और वहां भी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुने जाते हैं। तो इंडोनेशिया में भारत की ही तरह संसदीय प्रणाली है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह कहना सही नहीं होगा कि भारत की ही तरह संसदीय प्रणाली है। भारत से थोड़ा सा अलग संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली ही। वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही काम करती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म का एक ज्वाइंट वेंचर सा सिस्टम है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर लगाइएगा यहां पर केवल ए सही है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। ए इज करेक्ट वन। तो यहां पर ऑप्शन 3 आपको चुनना है, यानी क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो गया तीसरा विकल्प। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? 76 और 77 दोनों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक की माप मानव संसाधन विकास के अंश के रूप में की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक के 4 प्रमुख आयामों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, सामाजिक मानक सूचकांक GSNI यानी जेंडर सोशल पैरामीटर जो इस पर तय किए गए हैं, यानी जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में जो 4 इंडिकेटर्स हैं, जो 4 आयाम हैं, उनमें आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और इसके साथ साथ एक है फिजिकल इंटीग्रिटी। इसमें है फिजिकल इंटीग्रिटी। फिजिकल इंटीग्रिटी इसमें शामिल है, ना कि इसमें प्रजनन या जनन क्षमता शामिल है। तो यहां यह सम्मिलित नहीं है, यानी रिप्रोडक्टिव यहां आंसर हो जाएगा। पहला उत्तर आपको चुनना था, पहला विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर जिसने भी पहला चुना है वो बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन है, यानी सॉलिड सॉल्यूशन? बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया था, जब गोल्ड में कॉपर मिलाते हैं, एलॉय मिलाते हैं, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है। साइंस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आपको बच्चों दूसरा विकल्प चुनना था, स्वर्ण में विलयित ताम्र, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत स्लैंटिंग है, तो थोड़ा सा आप इसको टेढ़े में ही पढ़ लीजिए। मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहां? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक MPST में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को व्यावसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया है? तो यह है लर्निंग नीड्स यानी अधिगम की आवश्यकताएं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बच्चों आपको चौथा विकल्प चुनना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ? राज्यों के बीच में अंतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और यह रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशन पर, रणजीत सिंह सरकारिया आयोग, जिसमें ऑप्शन 4 लिखा है सरकारिया कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आपको चौथा विकल्प चुनना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न किस पर पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को कहते हैं संतोष ट्रॉफी। ठीक है, इसको संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। यह फुटबॉल की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है और नेशनल लेवल की। तो इसमें लिखा 2024-25 में पुरुष वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता पश्चिम बंगाल है। बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके यह खिताब जीता है। केरल इसमें उप विजेता रहा, उसे हराया पश्चिम बंगाल ने। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद यहां पर आप देखिए लिखा है कि रनर अप को संपागी कब दिया जाता है, यह गलत है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को कमला गुप्ता ट्रॉफी है, दो के दोनों गलत हैं। पुरुष वर्ग के लिए हुए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के इतिहास में पश्चिम बंगाल 33 बार यह खिताब जीतकर सर्वाधिक सफल टीम है, चौथा सही है। यानी इसमें ऑप्शन 2 आपको चुनना था। ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जिन बच्चों ने दूसरा विकल्प चुना उत्तर, वो बिल्कुल सही है। तो मैंने सारे 20 सवाल के उत्तर आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ बता दिए और अब आप मिला सकते हैं कि आपने इसमें कितना सही किया, आपका स्कोर क्या बन रहा है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको इससे अपना असेसमेंट करने में आसानी होगी कि आपका क्या स्कोर बनने वाला है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।